हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड टॉपिक, गैमीटोजेनेसिस। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ा हुआ था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके बाद सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज उसी के आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग गैमीटोजेनेसिस में देखेंगे कि मेल गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, और उसके साथ में जो है ये गैमेटोजेनेसिस होता कहाँ पर है। वैसे तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है ना। जो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वहीं पर तो गैमेटोजेनेसिस होता है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी कैसे कहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा, और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर और कैसे होता है। तो इस वाले लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो है हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस को एकदम डीप डाइव करके एकदम डिटेल में जो है देखने वाले हैं। और मैं आपसे आपसे दावा कर सकता हूं कि भाई एकदम से मेल गैमेटोजेनेसिस को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको जो है कोई दूसरा लेक्चर कोई कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। एकदम से 200% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के। आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे जो है गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, वो एकदम से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, और हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस ही सिर्फ इस वजह से भी पढ़ेंगे ताकि जो है मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में आप लोगों को हौच पाच ना हो। जैसे क्या होता है कि हम मेल भी साथ में पढ़ लेते हैं, फिर फीमेल भी पढ़ लेते हैं, तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, एकदम से स्लो डाउन, आराम से, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके उसी को सिर्फ समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ताकि जो है आप लोग आराम से उसको समझ करके एकदम एब्जॉर्ब कर सकें उसको। ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से समझें, फिर उसके बाद तुरंत जो है फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ने लगें। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। समय बहुत है अपने पास। फीमेल गैमेटोजेनेसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेटोजेनेसिस को कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, एकदम डिटेल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो सबसे पहला देखो, गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं गैमेटोजेनेसिस हमारा कहाँ पर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है भाई। कहाँ पर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है। अब बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में कौन से होते हैं, इतना तो आप लोगों को अब आ जाना चाहिए। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टीज होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टीज होता है। देखो यहाँ पर ये टेस्टीज लिखा है मैंने, और साइड में इसके टेस्टीज बनाया भी है। ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, टेस्टीज बनाया भी है। तो मेल के अंदर जो है, मेल का देखो ये साइन होता है मेल का, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ये जो साइन, ये ऐसे साइन होता है मेल का, ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे तीर मारता रहता है। मेल हमेशा क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ उखाड़ने के चक्कर में लगा रहता है। ठीक है, हमेशा जग जीतना चाहता है। जग जीतना मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा जग, वो कप वाला जग नहीं, वो दुनिया जीतने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, अपने आप को प्रूव करते रहता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी इसके साइन के साथ में भी क्या है, ये देखो हमेशा तीर मारते रहेगा। और फीमेल क्या करती है, देखो भाई, कोई ऐसा ऑफेंड मत होना, मैं ऐसे ही ऐसा जोक के रूप में बोल रहा हूँ। फीमेल क्या करती रहती है, दिन भर सस्ती सवरती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स का क्या काम होता है, ऐसे नॉर्मल डेली बेसिस के लाइफ में मैं बोल रहा हूँ। तो देखो फीमेल क्या कर रही है, बैठ करके ऐसे शीशा देख रही है। ऐसा होता है ना, शीशा देखती रहती है, तो वो दिन भर अपने आप को संवारती सजाती रहती है। तो फीमेल का साइन कैसा बन जाता है, ऐसा ऐसा साइन बन जाता है। तो आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाएगा कि फीमेल के सिंबल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और मेल के सिंबल को कैसे पहचान सकते हैं। तो मेल वाला हमेशा तीर मारता रहेगा भाई, जग जीतने के चक्कर में लगे रहेगा। और फीमेल जो है हमेशा भाई सस्ती सवरती रहेगी। ठीक है, उसको दुनिया में जग नहीं जीतना है। क्यों, क्योंकि जग जीतने के लिए है ना, ये जग जीत करके लाएगा इसके लिए। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सस्ते सवरते रहना। तो ये तो हो गया सिंबल की बात। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। तो मेल वाली बात पहले कर लें हम लोग, मेल को ही हमको मेनली पढ़ना है। तो मेल में कहाँ पर होता है, टेस्टीज में होता है। ठीक है, टेस्टीज में होता है। फिर टेस्टीज में जो है क्या होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस होगा। और मेल गैमेटोजेनेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब भी आप लोग एक बार देख लो, पता लगा किसी को लगे कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स।
या फिर और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को ही क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब मेल के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन, जेनेसिस जो टर्म होता है भाई ये चीज जान लीजिएगा, जेनेसिस जहां पर भी टर्म आएगा, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। क्या होता है, टू फॉर्म, कोई चीज को बनाना, उसको बोलते हैं जेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म को बनाता है, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म बन गया, देखो स्पर्म भाई अपना यहाँ पर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कैसा एकदम चश्मा इस्मा लगा करके एकदम हीरो बन के घूम रहा है वो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, अब वहीं पर फीमेल की बात करते हैं, तो भाई फीमेल में कहाँ पर होता है गैमीटोजेनेसिस, फीमेल का गैमीटोजेनेसिस जो है ओवरी में होता है। ठीक है, कहाँ पर, ओवरी में होता है। यहाँ पर मैंने ओवरी थोड़ा सा बना करके दिखाया है छोटा सा, यहाँ पर ओवरी में होता है। और फीमेल के अंदर जो गैमीटोजेनेसिस होता है वो क्या बनाता है, ओवा बनाता है या फिर ओवम। ठीक है, ओवा बनाता है, या फिर उसी को हम लोग ओवम बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग एग भी बोलते हैं। तो अब ये ओवा का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oogenesis। oogenesis मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis, या फिर बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओवा मैंने बनाया हुआ है। ओवा का सेल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा सा प्रोमिनेंट सा सेल होता है। वहीं स्पर्म की बात करते हैं तो वो बहुत मतलब इनकॉन्स्पिक्यूअस टाइप का होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं स्पर्म के। और वहीं कंपेयर करें ओवा, तो ओवा एक बड़ा सेल होता है, बल्कि सेल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेल्स दिखाई देता है। ठीक, ये ऐसा सेल्स दिखाई देता है। तो मेल में जो गैमीटोजेनेसिस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल में जो गैमीटोजेनेसिस होता है उसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके आगे हम लोग जो है, अब हम लोग सबसे पहला पार्ट देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का पहला पार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं भाई, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसको देखते हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस देखो कहाँ पर होता है, पहले मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, हमने जो है, अगर हम लोग टेस्टिस को देखें, ऐसा टेस्टिस बनाया हुआ था हम लोगों ने पहले। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में हम लोगों ने देखा था ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स थे ना, जिसको क्या बोलते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते थे। देखो एकदम डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते थे। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता था, टिब्यूल्स होते थे ना, ऐसे पतले पतले टिब्यूल्स होते थे। ये देखा हुआ था हम लोगों ने, ये टिब्यूल्स होते थे। और इसी के क्रॉस सेक्शन को हमने लिया हुआ था एक, मतलब किसी को भी, जैसे पिरामिडल स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर में इसको क्या बोलते थे हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते थे। और इसके अंदर जो टिब्यूल दिख रहा है उसको क्या बोलते थे, सेमिनिफेरस टिब्यूल। एस टी लिख रहा हूं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया। तो अब हम इसमें से किसी भी टेस्टिकुलर लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन ले लें, इसका हम नीचे वाले का ले रहे हैं, तो इसके क्रॉस सेक्शन को देखो, ये ऊपर ऐसे ऐसे पाउच पैकेट 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 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पैकेट को हमने ऐसे कट करके इसको ऐसे सामने से देखा, तो जब हम इसको सामने से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे सामने से हम इसको देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है कि भाई इसके अंदर ये जो इसके ट्यूब्स है ना, ऐसे गोले गोले से इसके ऐसे ट्यूब्स पड़े हुए हैं। देखो मान लो दो ट्यूब है, तो दोनों ट्यूब ऐसे, जब इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे तो भाई बाहर का एक ट्यूब, फिर अंदर से ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था, जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ रहे थे तो वहां से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अब देखो ये क्या था, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये वाला स्पेस जो होता था, ये वाला स्पेस जो होता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स कौन से पाए जाते थे, लिडिक सेल्स पाए जाते थे। लिडिक सेल्स, या फिर इसी को क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते थे। इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता था। यहाँ पर ऐसे 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 सेल्स पाए जाते थे। इन्हीं सेल्स को जो है लिडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते थे, यही सेल है। ठीक है, इन सेल्स को बोलते थे। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे हम लोग देखें तो यहाँ पर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं।
एक तो सेल होते थे जो थोड़ा सा साइज में बड़े होते थे, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते थे जो साइज में बड़े होते थे और कुछ सेल ऐसे होते थे जो छोटे होते थे, ऐसे छोटे सेल्स होते थे। सेम चीज यहाँ पर भी कुछ सेल ऐसे बड़े सेल्स है और कुछ सेल्स ऐसे छोटे होते थे। ठीक है, जो बड़े सेल्स होते थे इनको हम लोग बोलते थे सर्टोली सेल्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो बड़े सेल्स होते थे इनको क्या बोलते थे हम लोग? सर्टोली सेल्स बोलते थे, ठीक है, सर्टोली सेल्स बोला जाता था। और जो छोटे सेल्स थे, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, जो छोटे सेल्स इसके अंदर होते थे इन्हीं को हम लोग जर्म सेल्स बोलते थे, जर्म सेल्स बोलते थे, या फिर इन्हीं को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता चल गया भाई कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं जर्म सेल्स या फिर जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या फिर एक दूसरे टाइप के भी सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स भी उनको बोला जाता है। तो ये दोनों सेल को आपको ध्यान देना है। तो हम लोगों को फोकस करना है किसके ऊपर? हम लोग को फोकस करना है जर्म सेल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर जो है हम लोगों को फोकस करना है। समझना है कि भाई जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग अब देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझा है ना कि ये भाई कहाँ पे लोकेशन है, कौन सा सेल कहाँ पे पाया जा रहा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि देखो जो जर्म सेल्स होते थे या फिर जो स्पर्मेटोगोनिया होते थे, उन्हीं का जो है उन्हीं का डेवलपमेंट होकर के जो है, या फिर कह सकते हो यही जर्म सेल्स या फिर यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही क्या करते हैं, आगे जा करके डेवलप करके डिवाइड करके जो है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है? जर्म सेल्स करते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स करते हैं। कैसे करते हैं वही हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं तो कहां पर जाएंगे हम लोग? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, और उसके अंदर भी कहां पर जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमको क्या मिलेगा? जर्म सेल्स मिलेंगे या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेंगे, जर्म सेल्स मिलेंगे या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेंगे। ये जर्म सेल्स या फिर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, ये जो है हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं। उनके जैसे होने का मतलब जो है हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स, ये जो स्किन के सेल्स हो गए या फिर मसल्स के सेल्स हो गए, ये सब क्या होता है? ये सब सोमैटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं। और इनका जो डिप्लॉइडी होता है या फिर प्लॉइडी अगर बात करें तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमेशा कैसा होता है? पेयर्ड होता है। मतलब हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर जो है 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या फिर अगर पेयर में बोलते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेम हमारे सोमैटिक सेल्स के जैसे ही जो जर्म सेल्स होते हैं इनके पास भी कैसे क्रोमोसोम्स है? 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। 2n क्रोमोसोम का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं ना, इनका होता है माइटोटिक डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में सबसे पहला जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो पहले जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करके जो है अपने आप को डबल कॉपी करते हैं, मतलब अपने आप को डबल कर लेंगे, दो बना लेंगे, ठीक है। तो दो बनाने का काम करते हैं, इसकी वजह से जो है पहली बार जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले डिवाइड करेगा तो क्या कैसा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। ऐसा इस वजह से होता है भाई क्योंकि जर्म सेल्स को अपने नंबर्स को रिटेन भी करके रखना है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली डिवाइड करके स्पर्म बनाते जाएगा तो एक टाइम पे जर्म सेल्स खत्म हो जाएगा ना बनाते बनाते, मतलब स्पर्म बनाते बनाते जर्म सेल्स का नंबर धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हमको जर्म सेल्स के नंबर को बचा करके रखना होता है, ठीक है, जर्म सेल्स के नंबर को बचा करके रखना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल जर्म सेल्स होती है पहले माइटोटिक डिवीजन करती हैं, अपने आप को दो कॉपी सेल्स में डिवाइड कर लेती हैं। जो दो कॉपी सेल्स होते हैं उसमें से एक सेल आगे फर्दर जो है डेवलप करके या फिर कह सकते हो नेक्स्ट स्टेप में जाकर के वो स्पर्मेटोसाइट्स बनाने का काम कर लेता है, और वहीं जो दूसरा सेल्स होता है वो वापस से स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल्स बन जाता है। इसको समझिएगा।
देखो क्या समझाया मैंने यहाँ पर, देखो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स में क्या हुआ, पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन से देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियस सेल्स है या फिर क्या है, जर्म सेल्स है। तो देखो इसके अंदर पहला डिवीजन क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ भाई। माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, एक सेल से हमेशा क्या बनेगा, दो सेल्स बनेंगे। ये दो सेल्स बन गए यहाँ पर देखो, तो दो सेल्स यहाँ पर भी बन रहा है, एक सेल यहाँ पर आया, ये देखो ये बन गया, और एक सेल जो है इसको इसने बगल में, मतलब बगल में बोले तो हमने बगल में बनाया हुआ है ताकि ये दिखा सके कि एक सेल वो अपने रिजर्व में रख लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो सेल कॉपी ही तो बना रहा है, दो सेल की कॉपी बना रहा होता है। इस वजह से एक सेल की कॉपी को क्या करता है, वो आगे प्रोसीड करा देता है स्पर्म बनाने के लिए, और एक सेल को अपने साइड में रख लेता है ताकि जो है आगे फिर से वो उसका माइटोटिक डिवीजन करके फिर से एक जर्म सेल बना सके और एक स्पर्मेटोसाइट सेल्स बना सके। ठीक है, तो पहला माइटोटिक डिवीजन हो गया भाई। माइटोटिक डिवीजन करके पहले क्या बनाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, माइटोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोसाइट सेल्स बना है, इसकी इप्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2n होती है। तो ये सेल्स भी कैसे हैं, ये सेल्स 2n है, ये भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ये सेल भी कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखें अगर हम लोग, तो अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो पहली बार जो है भाई मियोसिस हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पहली बार मियोसिस किस सेल में होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है पहला मियोटिक डिवीजन होता है या फिर मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस एंड मियोटिक इज द सेम थिंग। ठीक है, मियोसिस एंड मियोसिस दोनों क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है, माइटोटिक एंड माइटोसिस, माइटोटिक एंड माइटोसिस वो दोनों सेम चीज होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस एंड मियोटिक दोनों सेम चीज होते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस 1 होता है। अब आपको जो है ये आप लोग जो है क्लास 11 में जो है जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन वहीं पर अगर माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस सिर्फ एक स्टेज में ही डिवाइड हो जाता है, मतलब माइटोसिस सिंगल स्टेप में चलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 स्टेजेस में जो है वो सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस 1 चलता है। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि मियोसिस 1 में क्या होता है, अब क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, पहली बार जब डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड होकर के 2n से क्या हो जाते हैं, n हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, n। दो सेल बना तो इसके पास भी n हो जाएगा और इसके पास भी n हो जाएगा। ठीक है, ये कलर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दूसरे कलर से लिख देता हूं इसके बीच में। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब अभी पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी। लेकिन अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस जो है मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 जब हुआ तो उस टाइम पे क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हम लोग oocyte थोड़ी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। इसका प्लॉइडी क्या होता है, n हो जाता है। तो यहाँ से देखो एक सेल से दो सेल बना, पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। तो इसी वजह से 2n से क्या हो गया, ये n में ट्रांसफॉर्म हो गया। दो सेल बने, दोनों के पास n हो गए। तो n का मतलब क्या हो गया, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। n का मतलब 23, इसके पास भी 23 हो गए, इसके पास भी 23 हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 जब होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में ट्रांसफॉर्म होता है, स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफर होता है। किसमें, स्पर्मेटिड्स। मतलब कह सकते हो कि इमेच्योर स्पर्म बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेच्योर स्पर्म बन जाएगा। मतलब अभी वो कह सकते हो कि अभी स्पर्म जस्ट, मतलब स्पर्म का सेल तो बन गया है लेकिन बस स्पर्म का रूपरेखा उसको नहीं मिला है, बस मतलब उसका स्ट्रक्चर अभी स्पर्म के जैसा नहीं बना है, लेकिन वो सेल क्या है, स्पर्म का सेल बन गया। उसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड्स। इसकी भी प्लॉइडी कैसी होती है, n होती है। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, n हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग मिल लिख सकते हैं, इसकी भी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, n हो जाएगी। देखो n हो गई, n हो गई, सबकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में, मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। लेकिन वही मियोसिस 2 की बात करते हैं तो वहां पर इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब वो क्या करेंगे, एक सेल से दो सेल बनेगा, एक सेल से क्या होगा, दो सेल बनेगा, लेकिन दोनों के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम। तो ओवरऑल मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कितने सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं। कितने सेल्स,
4 सेल्स बन जाते हैं और चारों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 23 23 23 23। ठीक है, चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है और सभी के अंदर जो है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप देखो मियोसिस का डिवीजन अगर आपको नहीं आता होगा तब भाई यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल्स कैसे बन रहा है। तो आप मियोसिस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मियोसिस देखिएगा कि उसके बारे में क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो स्पर्मेटिड्स बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गया, उनके पास क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो गया, हाफ हो चुका है। सबके पास प्लॉइडी कितना है, n है। ठीक है, प्लॉइडी कितना है, n है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्मेटिड्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है अभी ये क्या कर लिया, स्पर्म के सेल को तो बना लिया है, स्पर्म के सेल को बना लिया है। यहाँ पर देख लो स्पर्म के सेल को, यहाँ पर देख लो स्पर्म के सेल को तो बना लिया है, लेकिन अभी ये इसका स्ट्रक्चर जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। किसमें, स्पर्म में, या फिर स्पर्मेटोजोआ इसका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटिड्स का क्या हो रहा है, अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसमें, स्पर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मतलब किसको बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया स्पर्मेटिड से किसमें, स्पर्मेटोजोआ, या फिर स्पर्म जो है जाकर के ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखो इसके रूप रंग को देख लो, यहाँ पर ये सारे क्या थे, स्पर्मेटिड्स थे, स्पर्मेटिड्स थे। अभी ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बन गए, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो, ये हेड हो गया इसका, ये नेक हो गया और ये टेल हो गया। ऐसे ही सारे स्पर्म जो है, ये सारे स्पर्मेटिड जो 4 स्पर्मेटिड्स थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, तो अब स्पर्म हमारा बन गया। अब जब स्पर्म हमारा जब बन जाता है ना, तो स्पर्म ऐसा नहीं कि बन करके अब सीधा निकल गया, भाई चलो चलते हैं फर्टिलाइजेशन करने चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पहले जब स्पर्म बनता है तो शुरुआती स्टेज में उसका मैच्योरेशन होता है। कैसे मैच्योरेशन होता है मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, उसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। देखो बड़ा बड़ा थोड़ा सा बनाता हूं मैं, उसके अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, एसटी लिख रहा हूं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होता है सेल आपका जो बड़े बड़े सेल्स थे, इनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। सेम चीज, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। उसके साथ में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स। छोटे सेल्स को जर्म सेल्स बोल रहे थे। मैं फिर से समझाने के लिए आपको पूरा ये बना के दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे बन रहा होगा, काम कैसे होता है, उसको समझा रहा हूँ मैं। ये छोटे सेल्स क्या है, जर्म सेल्स हैं, बड़े सेल्स सर्टोली सेल्स है, इसको ध्यान दीजिए। अब स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, यहां पर। ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। यहां पर देखो ये स्पर्म बन गया, ये स्पर्म को उठा करके लाए हम लोग, यहाँ पर देखो ये स्पर्म बन गया, ये स्पर्म बन गया, दिख रहा है आपको, ये स्पर्म बन गया, ये देखो स्पर्म बन गया, ये स्पर्म बन गया। तो अब ये जो स्पर्म, जो जर्म सेल्स ने स्पर्म को बनाया ना, तो ये स्पर्म यहाँ से बन करके निकल करके जो है, यहाँ से उठ करके जो जर्म सेल्स होते हैं उससे उठ करके जो है ये सर्टोली सेल के ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, सर्टोली सेल के ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं। कैसे चिपक जाते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चिपक जाते हैं, इसको देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब ये जो सर्टोली सेल है, ये क्या था, सर्टोली सेल है। ये गर्म होने लगे भाई तुम। सर्टोली सेल देखो, ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्म आकर के इसके ऊपर इसका हेड ऐसे इम्बेड हो जाएगा। अब देखो सबको बना के दिखाने की जगह नहीं है, लेकिन कुछ बना के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, दिख रहा होगा तो।
ये सर्टोली सेल्स जो है सर्टोली सेल्स के ऊपर जाकर स्पर्म जाकर के इम्बेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इम्बेड होना मतलब जाकर के उसी से चिपक जाएंगे, ठीक है, जाकर के उसी से चिपक जाएंगे। तो अब यहाँ पर चिपक जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे सर्टोली सेल्स का काम क्या है भाई, वो नर्स सेल है। तो ये स्पर्मेटोजोआ को क्या करती है, नरिश करने का काम करती है। मतलब 2-4 दिन तक उसको जो है वहीं पर बैठा करके नरिश करेगी, उसको खिलाएगी पिलाएगी, हाँ बच्चे बड़े हो जा बड़े हो जा, ऐसा करके उसको थोड़ा सा मैच्योर करती है, ठीक है, मैच्योर करती है। तो देखो स्पर्मेटोजोआ कहाँ गया, स्पर्म हेड इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के ऊपर जाकर के क्या होता है, वो इम्बेड हो जाता है, उसके हेड उसी में जाकर के घुस जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्टोली सेल्स। यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ, देखो ये सर्टोली सेल्स हो गए। सर्टोली सेल्स के ऊपर जो है स्पर्म का हेड, देखो ऐसे स्पर्म का हेड जाकर के उसमें इम्बेड हो जाएगा, ऐसे ये इम्बेड हो गया ऐसे, ठीक है, इम्बेड हो गया। अब ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये नरिश करने का काम करती हैं, किसको, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल्स को नरिश करने का काम करती हैं। अब ये नरिश कर देंगी, नरिश करने के बाद जब नरिश कर देंगे 2-4 दिन तक उसको भाई खिला पिला करके थोड़ा सा मैच्योर कर देंगे, तो उसके बाद जो है ये वहां से रिलीज होते हैं। ये यहाँ से जो देखो जहां पर चिपके हुए थे, अब यहाँ से टूट करके ये अलग हो जाएंगे, अपना सर्टोली सेल को छोड़ करके निकल जाते हैं, ठीक है, सर्टोली सेल को छोड़ करके निकल जाएंगे, बोलेंगे टाटा बाय बाय भाई, अभी मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो चुका हूँ, ठीक है। तो वहां से वो तुरंत निकल जाते हैं, ठीक, वहां से तुरंत निकल जाते हैं। तो जब ये जो है सर्टोली सेल को छोड़ करके निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को जो हम लोग बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमिटोजेनेसिस बोल रहे हैं। और वो भी कौन सा, मेल गैमिटोजेनेसिस है। मेल गैमिटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा होल प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और वहीं स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बन रहा है या फिर स्पर्म बन रहा है, तो उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जब जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो सर्टोली सेल्स में जाकर के इम्बेड हो चुके थे, वहां से सर्टोली सेल्स से जब उनका हेड रिलीज होता है या फिर वो खुद को वहां से जब आजाद करते हैं, नरिशमेंट प्राप्त करके जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, जब वहां से वो रिलीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। डिफरेंट, स्पर्मियोजेनेसिस है, ये स्पर्मिएशन है, ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ से सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद देखो कहां पर चले जाएंगे, कहां पर चले जाएंगे भाई, ये पूरा ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ से छूट करके किस में ही जाएंगे, वो यहाँ से छूट करके भाई उस ट्यूब के अंदर ही तो भरे रहेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सॉरी क्या टेस्ट, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या था, सर्टोली सेल है, उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और वहीं पर जाकर के वो सर्टोली सेल में इम्बेड हुए, वहीं पर रिलीज हुए। तो रिलीज होकर के किस में जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही तो रिलीज होंगे। तो देखो वही क्या लिखा है, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से रिलीज होकर के कहाँ जाता है, इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किस में चला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस, स्पर्म बन गया है, स्पर्म जो है अब रिलीज हो चुका है। अब टेस्टिकुलर किस में चला गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चला गया। अब वहां से वो अब मस्त अपना आगे बढ़ेगा, आगे की जर्नी को तय करेगा। अब जा करके वो वहां से निकल करके फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाएगा, फिर जा करके वहां पर ओवा को फर्टिलाइज करने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारा स्पर्म जो है पूरी तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर हमको और कुछ समझने वाली बात थी, क्या थी वो मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो हम लोग समझ रहे थे, देखो ये जो स्टेज होता है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इस स्टेज को जो हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो है देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोसाइट ग्रो कर रहा है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ना। अब एक स्टेज वो ग्रो करते जा रहा है, आगे जो है उसका नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, या फिर कह रहे हैं स्टेप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन का स्टेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब स्पर्मेटिड्स बन गया था, अब स्पर्मेटिड्स से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। तो हम लोग इसको ही यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को ही क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को ही हम लोग बोल सकते हैं मैचुरेशन फेज। लेकिन देखो मैचुरेशन तो एक्चुअल में सिर्फ यहीं पर जाकर के रुक नहीं रहा है, मैचुरेशन तब तक होता रहता है जब तक जो है कोई भी स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाकर के रिलीज ना हो जाए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब तक वो रिलीज नहीं हो जाएगा तब तक उसका मैचुरेशन
होता रहता है। इस वजह से जो है मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले स्टेज को, मतलब स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में, फिर उसके बाद जाना सर्टोली सेल में अटैच होना, फिर सर्टोली सेल से भी रिलीज हो जाना, उस पूरे प्रोसेस को जो हम लोग क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज बोलते हैं। वो पूरा स्टेज क्या होता है, मैचुरेशन स्टेज होता है। ठीक है, तो ये आपको ग्रोथ फेज और मैचुरेशन स्टेज समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ ये समझा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो आगे क्या मतलब, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ही चलते हैं। देखो जो जर्म सेल होता है या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है, इसमें क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बार बार अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, बार बार अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से इस स्टेज को, जो जर्म सेल जिसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इस स्टेज को जो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। ठीक है, तो पहला स्टेज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। दूसरा स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज। तीसरा स्टेज होता है मैचुरेशन स्टेज या फिर मैचुरेशन फेज होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहले पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेज जिसमें वो माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म में, फिर उसका स्पर्म क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, फिर स्पर्मिएशन होता है। ये सारी प्रोसेस होती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किस कैटेगरी में रखा हम लोगों ने, मैचुरेशन फेज में इसको हम लोगों ने रख दिया है। तो ये हो गया आपका पूरा जो है, कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कैसे होता है मैं आपको अच्छे से बताया। अब हम लोग जो है इसके आगे देखने वाले हैं, इसके आगे क्या देखने वाले हैं कि भाई ये सब पूरा प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स में या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही लिखा है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और ये हार्मोन्स कब रिलीज होना चालू होते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। देखो कब हमारे अंदर जो है, एक चीज जानिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब चालू होता है। मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ये एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं, मतलब 14-15 साल की उम्र में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी से डेवलप होते होते हम लोग क्या आते हैं, एडल्सेंस में आते हैं, मतलब जवान होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, वो जवानी और बचपने के बीच वाली स्टेज को जो है हम लोग प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, तो आप बोल देंगे कब, एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे जो है चालू होता है। तो देखते हैं हम लोग प्यूबर्टी पे क्या हो रहा है भाई। प्यूबर्टी पे जो है एक हमारा ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में होता है भाई। हमारे ब्रेन में हमारे पास एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब कहोगे भाई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो फिर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को जो है हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। देखो मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी को, क्योंकि हमारे बॉडी के जो अलग अलग जो ग्लैंड्स होते हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और भी होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, पिट्यूटरी। ठीक है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने क्या बोला, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो प्यूबर्टी स्टेज पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म अगर देख लेते हैं तो ये क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जीएनआरएच। जीएनआरएच। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनेड्स का मतलब होता है, गोनेड्स का मतलब आप समझिएगा, गोनेड्स का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेड्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स
ऑर्गन। कौन से होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस एंड ओवरीज। तो गोनेडोट्रोपिन्स का मतलब ऐसा हुआ कि ये गोनेडोट्रोपिन्स जो हार्मोन होते हैं ये जाकर के गोनेड्स पे काम करते हैं। किस पे? गोनेड्स पे काम करते हैं। मतलब ये जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ऐसे हार्मोन्स होंगे जो क्या करेंगे? गोनेड्स पे जाकर के काम करते हैं। तो ये जीएनआरएच गोनेड्स क्या हो गए? टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी में ही तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। इसी वजह से जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है? जीएनआरएच रिलीज करता है। अब जीएनआरएच जो है आकर के पहले, यहां पर समझिएगा, पहले आकर के ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ये दो हार्मोन्स रिलीज करवाएगा। दो हार्मोन्स कौन से हैं? एक तो होता है एलएच, दूसरा होता है एफएसएच। देखो एलएच को जो है हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एफएसएच को जो है हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। अब यहां से जो है ये दो हार्मोन रिलीज करवाया कौन? जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे आकर के। देखो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाया, एफएसएच रिलीज करवाया और एलएच रिलीज करवाया। अब ये एफएसएच और एलएच जो है जा करके गोनेड्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, गोनेड्स के ऊपर काम करेंगे। जो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? जीएनआरएच रिलीज करवाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा जो जाकर के गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं। इसी वजह से हाइपोथैलेमस के हार्मोन का नाम है जीएनआरएच, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हार्मोन्स रिलीज करवाए, ये जाकर के कहां पर काम करेंगे? गोनेड्स के ऊपर जाकर के काम करेंगे। अब मेल गोनेड्स कौन है? टेस्टिस है। मेल गोनेड कौन सा है? टेस्टिस है। क्या गेम हो गया? मेल गोनेड्स कौन है? टेस्टिस है। तो इसको हटा देते हैं पहले हम लोग। ठीक है, मेल गोनेड्स जो है टेस्टिस होता है, तो उसको ही हम लोग पहले देखते हैं। तो अब ये एलएच और एफएसएच हार्मोन हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे, तो सबसे पहले टेस्टिस पे ही देखेंगे। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल करके आया होगा कहां पर? टेस्टिस पे। कहां पर? टेस्टिस पे आया होगा भाई। चलो टेस्टिस पे आ गया। अब टेस्टिस के अंदर जो है हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। अब इसके ऊपर जो है ये हार्मोन आकर के काम करेंगे, एलएच और एफएसएच दोनों। तो चलो ठीक है, मैंने एक तरफ एफएसएच लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया? एलएच लिख दिया। एक तरफ एफएसएच लिख दिया, एक तरफ एलएच लिख दिया। अब एलएच और एफएसएच को जो है एक एक करके पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलएच कैसे काम करता है और एफएसएच कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एलएच को देखते हैं। देखो एलएच क्या होगा? एलएच हार्मोन जो है, देखो यहाँ पर मैंने एलएच हार्मोन को बनाया हुआ है। एलएच हार्मोन आएगा किसके पास? गोनेड्स के ऊपर, हमारे टेस्टिस के ऊपर आएगा। टेस्टिस के ऊपर आकर के सबसे पहले क्या होगा? वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को क्रॉस करते हुए जो है यहाँ पर पहुंचेगा अंदर की तरफ। यहाँ पर आ गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये हार्मोन आ गया। पहले हम लोग एलएच देख रहे हैं, तो ये समझिएगा पहला एलएच हार्मोन है, ठीक है। पहला हार्मोन कौन सा है? एलएच। एलएच हार्मोन है। एलएच हार्मोन जो है निकल करके कहां पर जा रहा है? ये यहां पर आ रहा है, ये एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन आया, एलएच हार्मोन आया। अब ये कहां पर है? कहां पर आया हुआ है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते थे। यही चीज कितनी बार बता चुका हूं आपको, जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरस्टिशियल स्पेस किसको बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है एलएच हार्मोन आ गया। अब यहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स होते हैं हमारे पास? लिडिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? लिडिक सेल्स। ये देखो लिडिक सेल्स यहीं पर भरे होते हैं, ये लिडिक सेल्स है, लिडिक सेल्स है। अब ये जो है एफएसएच हार्मोन, सॉरी एलएच हार्मोन जो है ये आएगा लिडिक सेल्स के ऊपर काम करेगा। ये देखो आया, लिडिक सेल्स के ऊपर जाकर के ये काम करेगा। लिडिक सेल्स के ऊपर जाकर के क्या काम करेगा? इनको स्टिमुलेट करेगा। जो लिडिक सेल्स होते हैं, ये कौन से सेल्स हैं? लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन। किस लिए? एंड्रोजन बनाने के लिए जो है उसको
स्टिमुलेट करेगा। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा हुआ है, जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है जो लेडिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं। तो वहां पर तो हम लोगों ने देखा था कि ये लेडिक सेल्स जो है बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे बनाता है। ठीक है, तो एलएच हार्मोन जो है कहां से आया होगा, एलएच हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर के कहां पर आया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी कहां गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल भरे हुए थे, लिडिक सेल्स भरे हुए थे। लिडिक सेल्स के ऊपर जाकर के लिडिक सेल्स को बोलेगा कि भाई तुम क्या बनाओ, एंड्रोजन बनाओ। क्या बनाओ, एंड्रोजन हार्मोन्स बनाना चालू कर दो। तो ये क्या करेगा, लेडीज सेल्स फटाफट काम चालू करेगा, भाई बनाओ एंड्रोजन बनाओ एंड्रोजन बनाओ, क्योंकि ऊपर से आदेश आया। ऊपर से कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से आदेश आया है कि भाई हमको क्या बनाना है, एंड्रोजन हार्मोन बनाना है। बोला ठीक है भाई बना देते हैं। ढेर सारा एंड्रोजन हार्मोन ये बना करके रख देगा। ठीक है, क्यों क्यों बनाएगा भाई ये एंड्रोजन हार्मोन, ऐसा जबरदस्ती है क्या एंड्रोजन हार्मोन बनाने के लिए, नहीं। एंड्रोजन हार्मोन इसलिए बनाता है क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो एंड्रोजन हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। देखो यही लिखा है मैंने कि एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी वजह से क्या कर रहा है, एलएच जो है लीडिक सेल्स के ऊपर जाकर के काम करता है और स्टिमुलेट करता है किसका, एंड्रोजन के फॉर्मेशन का स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, फिर एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसी वजह से जो है ये एंड्रोजन को बना रहा है। तो एलएच हार्मोन जिम्मेदार है किसके लिए, एंड्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए। कैसे बनेगा, वो जाएगा किसके पास, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास में जाएगा, फिर वहां पर लीडिक सेल के ऊपर जाकर के काम करेगा कौन, एलएच। फिर वहां पर क्या होगा, एंड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड्रोजन बना लिया हम लोगों ने, एलएच का फंक्शन देख लिया हम लोगों ने, यही था एलएच का फंक्शन मेल के अंदर। अब आगे अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग देखते हैं कि भाई अब एफएसएच का क्या काम है, एफएसएच का क्या काम है उसको देखते हैं। एफएसएच का क्या काम है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो एफएसएच को देखें तो एफएसएच कहां पर काम कर रहा है, सर्टोली सेल के ऊपर जाकर के काम करता है। सर्टोली सेल के ऊपर फिर से एक बार ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये क्या हो गया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि हार्मोन्स बन चुका है। कहां पर, यहाँ पर लीडिक सेल के अंदर क्या बन चुका है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। आपको दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। कौन सा, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन कौन बनाया होगा, लीडिक सेल्स ने। कौन, किसने बनाया है, लीडिक, सॉरी लीडिक सेल्स ने क्या बनाया है, एंड्रोजन हार्मोन बना दिया है। कहां पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब देखो एफएसएच हार्मोन है हमारा, नेक्स्ट हार्मोन क्या है, एफएसएच है। एफएसएच कहां पर जाकर काम करता है, डायरेक्ट जो है जाकर के काम करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। अब सर्टोली सेल्स कहां है, ये इसके अंदर जो बड़े वाले सेल्स होते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो बड़े वाले सेल्स होते थे उन्हीं को तो बोलते थे, आपको याद है, ये बड़े वाले सेल्स जो होते थे उन्हीं को सर्टोली सेल्स बोलते थे। अभी पीछे 3 बार बना के दिखा चुका मैं। अभी आएगा एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर आया, सर्टोली सेल्स के ऊपर आएगा। सबसे पहली बात तो अब सर्टोली सेल से क्या करवाता है, ये सर्टोली सेल से एक केमिकल ये रिलीज करवाता है। सर्टोली सेल के ऊपर आएगा और एक केमिकल रिलीज करवाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एबीपी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीपी। एबीपी जो है रिलीज करवाता है किससे, सर्टोली सेल्स। ये क्या है, सर्टोली सेल्स ही तो है भाई, नाम लिख दूं मैं। बड़े वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते थे। छोटे वाले सेल्स, यहाँ पर छोटे वाले भी सेल्स होते थे, छोटे वाले सेल्स को जर्म सेल्स बोलते थे। वो क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है, तो अब सर्टोली सेल से क्या करेगा, एबीपी रिलीज करवाता है। एबीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होते हैं,
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखो यहाँ पर लिखा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करता है, जो यहाँ पर ये एंड्रोजन बना हुआ है ना, ये बाहर की तरफ जो एंड्रोजन बना हुआ है, इसको क्या करेगा, बाहर से अंदर तरफ आने देगा, या फिर कह सकते हो अंदर की तरफ इनको एब्जॉर्ब करेगा। एबीपी ही एब्जॉर्ब करता है, इनको अंदर की तरफ ले लेगा। तो अंदर की तरफ जब ले लेगा तो ये क्या करेगा, अंदर एंड्रोजन आ गया, अंदर एंड्रोजन भर गया। अब जब जैसे ही अंदर एंड्रोजन आएगा तो फिर यही एंड्रोजन क्या करने लगेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना चालू कर देगा, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कराना चालू कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि दो हार्मोन थे, एक एलएच था। एलएच क्या करता है, ये जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल बार बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाता है, लिडिक सेल्स के ऊपर काम करता है, वहां पर बनाता है एंड्रोजन। ठीक है, ये बना दिया। फिर उसके बाद एफएसएच होता है। एफएसएच आता है कहां पर, हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कहां पर, सर्टोली सेल्स के ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर आता है। सर्टोली सेल्स से क्या करवाता है, ये सर्टोली सेल्स से जो है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनवाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, या फिर एंड्रोजन को अपने सराउंडिंग से अंदर लाने में हेल्प करते हैं, ताकि वो बाहर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एंड्रोजन भरे हुए हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ सके, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। इसी वजह से जो है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं, और बाहर से सारे जो जितने भी ये एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके कहां पर रख लेंगे, अंदर की तरफ कर लेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रख लेंगे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जैसे ही एंड्रोजन आएगा वो क्या करने लगेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये सब एफएसएच और एलएच मिल करके क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस ही करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आप लोग आराम से देखिएगा इसको कि ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। भाई अगर कोई भी डाउट है आप एकदम से वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में, आराम से ये पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा, सभी का रिप्लाई करता हूं मैं आराम से। ठीक है, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है मैंने, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिलेगा, तो वहां से भी आप आकर के पर्सनली कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं आप हमसे। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मैंने बताया कि भाई रिलीज करेगा, और फिर ये एंड्रोजन को अब अंदर एब्जॉर्ब करवाएगा, कहाँ पर, टेस्टिकुलर सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहीं पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। कौन, एंड्रोजन। ठीक है, ये सब करवाता कौन है, कौन करवाता है, एफएसएच करवाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जो है, स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग स्पर्म देखने वाले हैं। स्पर्म बना लिया था ना, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो हमको लगभग ऐसे दिखाई देता है, देखो ये है, ये आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, अब जो है इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, स्पर्म को जो है 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में, किसमें, ये अपर वाला पोर्शन इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, अपर वाला पोर्शन इसको हेड बोलते हैं, और ये मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है, ये मिडिल वाला पोर्शन इसको हम लोग मिडिल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल पीस बोलते हैं। और फिर उसके बाद देखो ये पूरा टेल वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो ऐसे ओवरव्यू में देखें तो 3 पार्ट में इसको हम स्पर्म के हेड को स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है, फिर टेल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो हेड होता है और मिडिल पीस जो होता है, इसके बीच में इसकी छोटी सी नेक भी पाई जाती है। ठीक है, तो नेक भी मत भूलिएगा, मिडिल पीस और हेड के बीच में नेक भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बाहर स्ट्रक्चर देख करके हम लोग जो है इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी देखे कैसा बना हुआ होगा। तो इसके पास भाई जैसे ये भी क्या है, एक प्रकार का सेल ही तो है। ये कैसा है, ये भी तो एक प्रकार का सेल ही है, लेकिन ये कैसा सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। ये कैसा सेल है, हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक, तो अब हैप्लॉइड सेल है तो, लेकिन अब सेल ही तो है, तो सेल के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई सभी दुनिया जहान के सेल के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये क्या करेगा, स्पर्म को कवर करने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखते हैं तो उसी के बाद जो है, जस्ट उसी के बाद देखें तो हेड वाले पोर्शन में ही जो है, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, जहां पर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, आगे वाले हेड वाले पोर्शन से थोड़ा सा जस्ट नीचे जो है, ये ऐसे जो है टिप पर जो है
ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखो जो स्ट्रक्चर मैंने कलर कर दिया है, इसको जो है हम लोग ये हेड पोर्शन पे ही पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम क्या होता है? ये जो है एक्रोसोम जो है कह सकते हो ये गोल्गी बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर के बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना होता है? गोल्गी बॉडीज जानते हो ना आप लोग, तो उसी से जो है ये ट्रांसफॉर्म होकर के बना हुआ होता है एक्रोसोम। ठीक, तो अब ये एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? ये पैकेट होता है छोटा सा, इसके अंदर जो है कुछ इंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इंजाइम्स भरे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे देखो जो ये ओवा होता है ना, जो ओवा होता है, ये हमारा ओवा हो गया। अब स्पर्म जब भी इसके ऊपर आकर के ऐसे जब बाइंड करेगा, ठीक है, स्पर्म जब भी आकर के इसके ऊपर ऐसे बाइंड करेगा तो आगे की तरफ क्या है? ये एक्रोसोम ही तो है। सबसे आगे की तरफ यहाँ पर देखो क्या है? एक्रोसोम है। अब ये एक्रोसोम क्या करता है? वो एंजाइम को रिलीज करेगा ताकि जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा किसका, जो इसका हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसका? ओवा का। जो ओवा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कर सके? यहाँ से डिसॉल्व कर सके, इसे थोड़ा सा डिसॉल्व कर देगा, तोड़ देगा, डिसॉल्व कर देगा, और उसके बाद जो है ये स्पर्म क्या होगा? अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो एक्रोसोम क्या करता है? ओवा की वॉल को, ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। कौन? एक्रोसोम। जो हेड पे लगा हुआ एक्रोसोम होता है, जो एंजाइम होता है, वो ओवा के सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। बिना डिसॉल्व किए वो अंदर जा ही नहीं सकता है। इसी वजह से क्या कह रहे हैं हम लोग कि इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब तक वो स्पर्म ओवा दोनों कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? तो इसी वजह से नेचर ने इसको ऊपर ही हेड पे एंजाइम दे दिया ताकि एंजाइम जाकर गिरा दे और वो वहां पे पिघल जाए, गल जाए, तो वो तुरंत ही अंदर चला जाए। तो इसकी वजह से रास्ता बनाने के लिए जो है ये एक्रोसोम काम करता है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं, आगे देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो बड़ा से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये स्पर्म का न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने बताया ना इसके पास कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे स्पर्म के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमने देखा था। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है, मतलब n क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये वाला पोर्शन देखें तो ये भाई नेक था। नेक को मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेक के अंदर कोई खास चीज नहीं, उसको हमको नहीं डिस्कस करना है। नेक्स्ट चीज है मिडिल पीस। ये वाला पोर्शन मिडिल पीस, मिडिल पीस इसको बोलते हैं हम लोग। मिडिल पीस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ होता है। मिडिल पीस के अंदर क्या भरा हुआ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ होता है। ठीक है, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ होता है। अब ये क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। किसके लिए? ये टेल के मूवमेंट के लिए। जो टेल है ना हमारा, ये जो टेल है हमारा, ये कंटिन्यूअसली टेल जो है ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, ये स्पर्म का हेड है और ये टेल है। टेल हमेशा कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे मूव कर, जैसे फ्लैजेला नहीं मूव करता है, सिलिया मूव करता है, वैसे ये भी टेल भी हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है ताकि जो है स्पर्म आसानी से मूव करके, स्पर्म आसानी से मूव करके क्या कर सके? आगे बढ़ सके। ठीक है, इसी वजह से टेल में क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। कौन? मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं वही एनर्जी दे करके मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। किसको? टेल को। ठीक है, अब टेल में जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा? ये फैसिलिटेट करेगा स्पर्म को, स्पर्म की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करेगा, मतलब स्पर्म आसानी से आगे की तरफ मूव करके बढ़ सके। और क्या होता है इसके लिए, मतलब ऐसा क्यों है भाई, मोटिलिटी क्यों जरूरी होती है? इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म जब मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा ही नहीं तो भाई ओवम को फर्टिलाइज कैसे करेगा? स्पर्म ही तो मूव करके जाता है ना। स्पर्म क्या होता है? मेल बॉडी से निकल करके पूरा रास्ता तय करके कहाँ पे जाता है? फीमेल की बॉडी में, फिर वहां उसके अंदर भी जो है घूम करके कहाँ पे जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, वहीं पर ओवा रहता है, तो वहीं पर जाकर के फिर उसको फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो इसी वजह से जो है स्पर्म को मोटाइल होना बहुत जरूरी होता है। तो मोटिलिटी के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? मिडिल पीस से आती है। क्यों? क्योंकि मिडिल पीस के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एनर्जी बना करके टेल को देता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें आपको ध्यान देना है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। और हेड और मिडिल पीस के बीच में नेक भी पाया जाता है इसका। हेड के पास 2 पोर्शन, हेड के पास जो है कह सकते हैं 2 पोर्शन होता है हेड के पास में। एक तो अक्रोसोम एकदम टॉप पे होता है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा स्पर्म का क्रोमोसोमल मटेरियल, हैप्लॉइड क्रोमोसोमल मटेरियल भरा होता है। जो मिडिल पीस होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाकर के किसको देता है? टेल को देता है। टेल को क्यों देता है? क्योंकि टेल ही मोटाइल होता है, मूव करता है, और मूव नहीं करेगा तो भाई आगे बढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है स्पर्म क्वालिटी देखेंगे।
स्पर्म क्वालिटी देखेंगे एंड क्वांटिटी देखेंगे, भाई हमारी स्पर्म की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, भाई स्पर्म अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन अच्छे से होगा, तभी तो बेबी स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बोले तो हेल्दी बेबी को अगर बनाना है आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अच्छा स्पर्म चाहिए, अच्छा ओवम चाहिए। तो वही बात करें हम लोग, स्पर्म की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए और स्पर्म की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, कह रहा है कि इजैकुलेशन पर कोइटस, कोइटस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है उसी को बोलते हैं कोइटस। ठीक है, तो हर कोइटस के दौरान मतलब हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है मेल कितना स्पर्म को इजैकुलेट करता है उसकी बात करी जा रही है। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 200 से मतलब एक इजैकुलेशन में इतने स्पर्म मेल जो है रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में। 200 से 300 मिलियन स्पर्म का अंदर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब करोड़ों में इनका नंबर है। ठीक है, करोड़ों में जो है इनका नंबर है, इतना स्पर्म को जो है ये रिलीज करता है, 200-300 मिलियन स्पर्म। अब 200-300 मिलियन स्पर्म क्यों रिलीज करता है भाई, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि देखो स्पर्म जो है बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है एक हिसाब से ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है। क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। अब फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से, फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से क्या हो जाता है, ये अब फॉरेन पार्टिकल है तो फीमेल की बॉडी क्या करती है, इसको एज अ फॉरेन एजेंट कह सकते हो या फिर कह सकते हो फॉरेन पार्टिकल की जैसा ट्रीट करती है, तो फीमेल बॉडी इसको मारना चालू कर देती है। ठीक है, मतलब जैसे ये यूट्रस के अंदर जाएगा या फिर वेजाइना के अंदर जैसे ही जाता है, वहां से वो ट्रेवल करके सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो ये जो पूरा रास्ता होता है ना, भले छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा होगा, 10 से 12 मतलब पूरा कह सकते हो 15 समथिंग 15-20 सेंटीमीटर का जो भी पूरा डिस्टेंस होता है। अब उस 15-20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही क्या होता है, ये सारे स्पर्म का मतलब कत्लेआम होता है। ठीक है, मतलब जो यूट्रस होता है फीमेल का, या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मारना चालू कर देता है, स्पर्म को मारना चालू कर देगा। क्यों, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं। तो अब ऐसे करोड़ों जो है, करोड़ों अरबों स्पर्म हम लोग इस वजह से मेल रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में, ताकि मरते कटते इक्का दुक्का जो है, समझ लो कि कोई एक स्पर्म जा करके वो फर्टिलाइज कर देगा ओवम को। ठीक है, मतलब ऐसा समझ सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम लोग, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन, कठिन नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, कह सकते हो। स्पर्म जो है भाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करता है। ऐसा नहीं कि निकला स्पर्म, निकल दे घूमते 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 ओवा ओवा कहीं पर घूम रहा था, गार्डन में मिल गया, प्यार हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, स्पर्म जो है बहुत लड़ाई लड़ता है, जैसे डेली टू डेली लाइफ हम लोग नहीं देखते एकदम ऐसा भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो जाने दो। कह सकते हो कि कोई भी जो है लड़का या फिर लड़की जो है, जैसे कितना कंपटीशन होता है कि मतलब एक एक लड़की, छोड़ो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, हटाओ, अपना हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। तो अब स्पर्म का क्या होता है, मैंने बताया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका कत्लेआम मचता है। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज करे जाते हैं, उसमें से जो है कुछ ही इक्का दुक्का जो है ओवम के पास पहुंच पाते हैं, और उसमें से भी जो है कह सकते हो कि सिर्फ एक ही क्या करता है, एक ही जो है ओवा को फर्टिलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज हुए थे, उसके अंदर की बात कर रहा है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो इतने स्पर्म हमने रिलीज किए हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो लगभग 60% स्पर्म, जो इसमें से 200-300 स्पर्म हमने रिलीज करे हैं उसमें से 60% स्पर्म के पास जो है नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। अब देखो जितने स्पर्म बनते हैं ऐसा ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो स्पर्म हेल्दी ही बने, उनका शेप सही हो, उनका सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 60%, इसमें से जो है 60% स्पर्म जो है वो कैसे होने चाहिए, उनका शेप एंड साइज भाई इंटैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्पर्म के जैसे होने चाहिए, कोई भी उसमें कटाई छटाई नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में क्या करें, एटलीस्ट 40% ऑफ देम, एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट हैव द विगरस मोटिलिटी, मतलब जो 60% हमने स्पर्म देखा हुआ है, ठीक है, 60% हमने स्पर्म देखा हुआ है कि भाई उनका शेप एंड साइज अच्छा है, उन्हीं 60% में भी क्या कह सकते हैं हम लोग कि 40% का जो है मोटिलिटी मतलब मूवमेंट करने की कैपेसिटी जो है कैसी होनी चाहिए, विगरस होनी चाहिए। विगरस मतलब होता है एकदम हाई एंड स्ट्रांग मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत तेजी से एकदम लड़ाके हो,
एकदम कह सकते हो योद्धा टाइप के होने चाहिए और बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, फुर्तीले होने चाहिए, तभी जो है जाकर के वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई स्पर्म जो है उनकी क्वालिटी मतलब कितने परसेंट स्पर्म की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, या फिर उनके शेप एंड साइज अच्छे होने चाहिए, तो 60% स्पर्म की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ में जो है अगर पूछे कि कितने जो है मोटिलिटी कितने स्पर्म शो करने चाहिए, तो 40% ऑफ द स्पर्म जो है उनकी मोटिलिटी कैसी होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के फर्टिलाइज कर पाएंगे, तभी जाकर के वो पहुंच पाएंगे, नहीं तो रास्ते में ही यूट्रस क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा भाई। अब नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द मेल क्या हो रहा है, द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। अब देखो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट कौन था रेटे टेस्टिस था, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब क्या थे, एक्सेसरी डक्ट थे ना मेल के। और उसके साथ में ग्लैंड भी थी, ग्लैंड कौन सी थी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये सब क्या थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स थी। इन सब के स्ट्रक्चर को जो है कह रहा है कि मेंटेन कौन करता है या फिर डेवलप कौन करवाता है, इन सबके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने का, या फिर कह सकते हो इनके फंक्शन को, इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, एंड्रोजन। कौन करता है, एंड्रोजन, जो कि हमारा मेल हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहां तक जो है आपका गैमेटोजेनेसिस यहां पर आकर के खत्म होता है। और मैं आशा करता हूं भाई आप लोगों को एकदम मस्त बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप जो है पर्सनली कनेक्ट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।